Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So I hope कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उस प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा बूस्ट देने के लिए आज एक और शानदार सवाल के साथ इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने पार्ट 43 डन कर लिया था इस सीरीज की बात करें तो, और आज इस वीडियो के थ्रू हम पार्ट 44 के बारे में बात करेंगे। तो जो भी बच्चे जेईई एडवांस 2024 लिखने वाले हैं, जिन्हें भी एडवांस 2024 लिखना है, तो मेरी तरफ से तो सजेशन यही रहेगी आपको कि आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 44 तक को बिल्कुल अभी तक एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करने का मतलब है हर एक चीज़ों को समझते हुए सॉल्व करना चाहिए। और अगर मैं आपको बताऊं तो आपके कमिंग जेईई एडवांस मंथ के पहले तक हम बोल सकते हैं कि इस सीरीज में काफ़ी ज़्यादा नए वीडियोस भी आने वाले हैं। तो अगर आप अपने प्रिपरेशन को और प्रैक्टिस को एक डिफरेंट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप हमारे सीरीज को पार्ट 1 से जो भी एंड पार्ट आपके एग्जामिनेशन के पहले तक यहाँ पर कवर हो गया होगा, उसे आप ज़रूर एक बार करके जाएं। आपको डेफिनेटली 100% मैं बोल सकता हूँ कि इसमें हेल्प होने वाला है। और अगर मैं आगे बात करूं कि जो भी बच्चे अभी तक हमारे अपने सिलेबस को कंप्लीट किए नहीं है, तो उनके लिए मैं कोशिश करता हूं कि चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी इसमें ऑर्गेनाइज कराया जाए, जिससे कि जो भी चैप्टर उन्होंने अभी तक कर लिया है एटलीस्ट उस जगह पर वो अपने आप को जाकर टेस्ट कर सकें। तो ये तो हुआ हमारे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के बारे में बात। तो आपको ज़रूर इसे एक बार ट्राई देना चाहिए, ट्राई के आपको फॉलो करना चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो हमारे कोर्सेज के बारे में मैं कुछ बात करूं तो अभी तक हमने कंप्लीट मैकेनिक्स हमारा पहला कोर्स था और इसको बिल्कुल ऑन टाइम हमने कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी वाले सेक्शन को बिल्कुल ऑन टाइम कंप्लीट कर लिया है। जो भी हमने टारगेट सेट किया था उस टारगेट डेट पे हमने अपनी चीज़ों को बिल्कुल ऑन टाइम कंप्लीट किया है। और सेकेंडली अगर मैं बात करूं, और थ्योरी भी ऐसे नॉर्मल घिसे पिटे थ्योरी है नहीं इस पे, तो थ्योरी को बिल्कुल सिस्टमैटिक अरेंज किया गया है और इसमें कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी हमने इंक्लूड किया है जो कि आपको देखते ही मज़ा आ जाने वाला है। मतलब हमने ऑलमोस्ट पाथफाइंडर के BYUs MCQs जो भी है उसको 50 to 80% यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है इन थ्योरी सेक्शंस ओनली। और ऐसा भी नहीं किया है कि बिल्कुल भगाया है चीज़ों को, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हुए इस लेवल पे आपको आकर लेक्चर्स में ही फिनिश कर दिया गया है। मतलब लेक्चर्स के अंदर आपको बहुत सारी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन और साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी मिलने वाले हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा आपके लिए कुछ और हो नहीं सकता। और सेकेंड में अगर बात करूँ तो अब इसमें क्या चल रहा है, इसमें चल रहा है एडवांस प्रॉब्लम सीरीज। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज इसमें चल रहा है, सेशंस चल रहा है, जो भी आप बोल लो। तो इसमें एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस चल रहे हैं, जिसमें कि हम क्या बात कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे पाथफाइंडर के, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो रह गए हैं, और अगर मैं बात करूं तो AITS में जो अच्छे सवाल आते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन जो ऑल इंडिया होते हैं, उनके सारे अच्छे प्रॉब्लम्स जो भी मैकेनिक्स के अंदर आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। तो इसके 2-3 वीडियोस आ चुके हैं और अभी इसमें लगातार वीडियोस आपको मिलेंगे। तो इससे ज़्यादा कंप्लीट पैकेज आपको कहीं नहीं मिल सकता। और बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हुए इस लेवल तक आपको अगर जाना चाहते हैं आप, तो आपको ज़रूर इस कोर्स के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं अपने ऑनगोइंग कोर्स के बारे में बात करूं तो हम ऑप्टिक्स, SHM और वेव्स को शुरू किए हैं हमने। अराउंड 7th of Feb से ये कोर्स शुरू हुआ है और अभी 3-4 दिन हुए हैं और 3-4 लेक्चर्स हमने अभी तक कर चुके हैं। तो बिल्कुल ऑन टाइम सारी चीज़ें चलती हैं और बिल्कुल स्मूथ वे में सारी चीज़ें चल रही हैं। जो भी आपको डाउट वगैरह आ रहा है, डाउट भी आपका क्लियर हो रहा है, तो हर एक चीज़ें आपको बिल्कुल प्रॉपर टाइम में सिस्टमैटिक वे पे सब कुछ मिलने वाला है। और आप जो भी कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे आपको उस कोर्स में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मिलने ही वाला है। मतलब इसमें भी आपको, जैसे हमारा थ्योरी कंप्लीट होगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें ऐड हो जाएगा। और साथ में हमारे फ्यूचर कोर्सेज के बारे में बात करें
तो जो भी 2025 वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैं अगर बोलूं तो हम हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, अगर मैं 2025 वालों के लिए बात करूं। और अगर मैं 24 वालों के लिए बात करूं तो ये 2 कोर्सेज आपके लिए अभी तक चल रहे हैं और कंप्लीट होने वाले हैं। ये तो कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा भी ऑनगोइंग है। और साथ में फ्यूचर कोर्सेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम सिर्फ 2024 वालों के लिए भी अभी फिलहाल लॉन्च कर देंगे आपके जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के पहले, जिससे कि आप इस चीज को भी कंप्लीट कर पाओ। अच्छा, कंप्लीट करने का मतलब क्या है सर, ये क्रैश कोर्स जैसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। हर एक चीज, छोटी चीज आपको बताई जाएगी, बहुत सारा दबा के प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। मतलब इसमें आपको कोई भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा, और बिल्कुल भी ये क्रैश रैश को जो बिल्कुल फालतू की चीज है, तो उन सारी चीजों के साथ यहाँ पर डील नहीं किया जाएगा। हर एक चीज आपको कराया जाएगा, और कम लिमिटेड टाइम पे बहुत सारा प्रैक्टिस, और बोल सकते हैं एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी पार्ट आल्सो। तो इससे ज़्यादा बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। आप सब कुछ कवर करने से अच्छा है कुछ अच्छे पोर्शन, मेजर पोर्शंस को अगर आप कंप्लीट करके जाते हैं, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, अगर मैं जेईई 2024 वालों के लिए बात कर रहा हूँ, 2025 वालों को तो सोचना ही नहीं चाहिए, और अगर 24 वालों के लिए बात करूँ तो अगर आप इन सीरीज को फॉलो करते हैं, तो अगर इस पोर्शन से जो भी सवाल आ रहे हैं वो डेफिनेटली आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप एक बार रीड कर सकते हैं क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन पे, और फिर इसके सोल्यूशन वाले पार्ट में मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये कुछ स्टेटमेंट है, आई थिंक आप रीड कर चुके होंगे, एंड फिर इसके ये 4 ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या बोला गया है इसमें। चलिए, तो इसको देखने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और हमारे थ्योरी वाले इसके जो कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो सपोज आप मान लें कि आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर है, और इसको हमने कोई बैटरी के साथ पहले चार्ज किया और बैटरी को हटा दिया, तो इसमें क्या हुआ, क्यू चार्ज आ गया, या फिर एक सिग्मा चार्ज डेंसिटी आ गई, और यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा वाली चार्ज डेंसिटी आ गई, कुछ इस तरह से इस प्लेट्स पे, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ईपी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ईपी का। चलिए ठीक है, समझ में आया। इसके बाद क्या हुआ, अब इस पे अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दूं, इसी स्पेस में अगर एक डाइलेक्ट्रिक आ जाए, तो क्या देखने को मिलेगा आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो ईपी था, प्लेट का ईपी, ये तो ईपी मेंटेन रहेगा, साथ में यहां पर अंदर एक ई इंड्यूस आ जाएगा। इंड्यूस क्यों? बिकॉज यहां पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, और इस वजह से यहां पर जो ई नेट है वो डिक्रीज हो गया होगा, ई नेट जो है वो डिक्रीज हो गया होगा। और कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाता है ये, तो ये के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। मतलब जो ई नेट है वो ईपी का 1/k टाइम्स हो चुका होगा, ईपी के 1/k टाइम्स हो चुका होगा, ईपी का 1/k टाइम्स। चलिए, बिल्कुल समझ में आया। अब इसके बाद अगर मैं आपको आगे बताऊं, तो बैटरी, बिना बैटरी के ऐसा कुछ होता है। बैटरी के साथ क्या होता है सर? तो अगर मान लो ये बैटरी के साथ कनेक्टेड कैपेसिटर है, तो फिर से इसमें प्लस सिग्मा आया होगा, इसमें माइनस सिग्मा आया होगा, बैटरी के साथ कनेक्टेड है ये। और इसके बाद अगर देखें, और इसमें अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए, इसमें डाइलेक्ट्रिक जैसे ही इंसर्ट करेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक फिर से यहां पर नेट फील्ड को k टाइम्स कम करना चाहेगा, फिर से नेट फील्ड को k टाइम्स कम करना चाहेगा। तो यहां पर जो ईपी फील्ड था, इस ईपी फील्ड के कारण यहां पर बैटरी ईपी फील्ड तब तक बनाएगा जब तक ईपी इंटू डी आपका वी के इक्वल ना हो जाए। मतलब यहाँ पर जो नेट ड्रॉप है ई डॉट डी आर, सिंस यहाँ पर फील्ड कांस्टेंट है तो ईपी इंटू डी लिख रहा हूँ, ये डी इनके बीच का डिस्टेंस है, ये जब तक वी के साथ इक्वल ना हो जाए तब तक ये चार्जिंग चलती है और फिर यहाँ पर जाकर रुक जाती है। बट यहाँ पर क्या होगा कि बैटरी को अभी भी इन 2 प्लेट्स के बीच में तो ये प्लस वी और माइनस और ये 0 ही मेंटेन करना है, बट डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से यहाँ पर नेट फील्ड कम हो गया। कितने टाइम्स कम हो जाता है नेट फील्ड? प्लेट ने जो भी फील्ड बनाया था उस फील्ड को 1/k टाइम्स कम कर देता है डाइलेक्ट्रिक। तो इस वजह से बैटरी क्या करेगा? प्लेट के फील्ड को ही बढ़ा देगा। बैटरी क्या करेगा?
प्लेट के फील्ड को ही बढ़ा देगा, मतलब इससे और चार्जेस निकालते हुए इस पे डालने की कोशिश करेगा और जो प्लेट का फील्ड है उसको k टाइम्स बढ़ा देगा। मतलब EP अब क्या हो गया है, k टाइम्स ऑफ EP हो गया है। और अब E इंड्यूस जो आया है वो भी है, बट हमारा जो नेट फील्ड है बैटरी अभी भी क्या कोशिश करेगा कि E नेट अभी भी क्या बने, EP ही रह जाए, E नेट अभी भी EP ही रह जाए। और अगर इसे k टाइम्स करना है, अगर बाहर वाले फील्ड को k टाइम्स करना है, तो इसका मतलब क्या है कि इस जगह पर जो चार्ज है इसकी डेंसिटी को भी k टाइम्स करना पड़ेगा। अगर हमारे प्लेट का फील्ड k टाइम्स हुआ है तो प्लेट का फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है तो अगर फील्ड k टाइम्स हुआ है तो आपका चार्ज डेंसिटी भी k टाइम्स हो गया होगा। तो ये फील्ड डेंसिटी क्या हो गया, k टाइम्स ऑफ सिग्मा, और सिग्मा कौन सा था, जो भी इनिशियल वाली प्लेट की डेंसिटी थी, तो सिग्मा p लिख देता हूँ, k टाइम्स ऑफ सिग्मा p हो चुका है। सिग्मा p क्या था, इनिशियल चार्ज डेंसिटी, दैट वाज सिग्मा p। और अब बैटरी के साथ डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद ये k टाइम्स ऑफ सिग्मा p हो जाता है, जिससे कि नेट फील्ड अब भी क्या मेंटेन हो, EP, बिकॉज प्लेट बैटरी के साथ कनेक्टेड है और बैटरी जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच में V पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेंटेन करता है तब तक वो मानता नहीं है, तब तक ये चार्जिंग के प्रोसेस को बढ़ाता है। तो क्या E इंड्यूस अभी भी आया है, हाँ बिल्कुल आया है सर, बिकॉज यहाँ पर k टाइम्स ऑफ EP आपने फील्ड कर दिया था प्लेट का, और इसका 1/k टाइम्स इसने कर दिया, तो इस वजह से आपका फील्ड अभी भी EP क्यों है, बिकॉज आपने फील्ड को k टाइम्स बढ़ा दिया था और डाइलेक्ट्रिक के आने से k टाइम्स कम हो गया, और इस वजह से जो नेट फील्ड है वो अभी भी EP ही मेंटेन है। आई होप कि आपने ये बात समझ लिया होगा, और अगर ये बात आप समझ चुके हैं तो फिर इस सवाल में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि आप आई थिंक सिंबल समझ रहे होंगे, सिग्मा p मैं बोल रहा हूँ, इसमें जो इनिशियल चार्ज डेंसिटी थी V वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, प्लस V और ये 0, और यहाँ पर माइनस सिग्मा p का था, और यहाँ पर जो फील्ड था वो EP था, यहाँ पर जो फील्ड था वो EP था। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से मैं बोल सकता हूँ एक फील्ड है k टाइम्स ऑफ EP और एक है E इंड्यूस, और जो नेट फील्ड है E एक्सटर्नल या फिर E नेट, दैट इज अगेन EP। ये EP से चेंज नहीं हुआ है, बैटरी वापस से सेम फील्ड बनाएगा जिससे कि ड्रॉप सेम आ पाए V का। अच्छा, तो इस वजह से अगर मैं यहाँ से इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, k टाइम्स ऑफ EP माइनस E इंड्यूस इज इक्वल्स टू EP। तो यहाँ से E इंड्यूस की अगर वैल्यू लिखी जाए तो वो लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ EP माइनस EP। मतलब यहाँ से ऐसा लिखें तो k माइनस 1 टाइम्स ऑफ EP, और EP अगर ऐसा है तो इस वजह से अगर मैं इसको चार्ज डेंसिटी के फॉर्म पे लिखना चाहूँ, बिकॉज ये जो डाइलेक्ट्रिक डाले वो भी एक तरह से प्लेट सा बन गया है ना, वो भी फील्ड प्लेट के जैसा ही फील्ड फॉर्म कर रहा है, तो इस वजह से इसमें लिख सकता हूँ सिग्मा इंड्यूस इज इक्वल्स टू k माइनस 1 टाइम्स ऑफ EP, और EP के बदले क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा p। आई होप आप समझ रहे हैं ये रिलेशन मैंने किस तरह से डिराइव किया है, किस तरह से आपको समझाया है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस वजह से जो इंड्यूस फील्ड आ चुका है वो किसके इक्वल हो गया है, k माइनस 1 टाइम्स ऑफ सिग्मा p के। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे सवाल पे आते हैं, बिकॉज सवाल ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। इतनी चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तो सब कुछ आपको समझ में आ गया है। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो हमारे सवाल में क्या बोला गया है कि दिस वॉज द कैपेसिटर, और यहां पर हमने कुछ इस पोर्शन पे डाइलेक्ट्रिक भर दिया है किसी थीटा डिग्री एंगल पे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि थीटा डिग्री एंगल पे अगर यहां पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो चुका है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नेट फील्ड
और सिंस यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको दो कैपेसिटर की तरह देख सकते हैं। तो इस कैपेसिटर पे मान लो V का ड्रॉप था पहले जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, बिकॉज ये किससे कनेक्टेड था, ये कनेक्टेड था आपका बैटरी से V वोल्ट का, जैसे मैं अभी बता रहा था ना, ये कैपेसिटर है और इसके साथ फिर डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटर है। तो जैसा ये कैपेसिटर था V के साथ, मान लो पहले बिना डाइलेक्ट्रिक के ये सिस्टम था और उसके बाद हमने क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि उस फील्ड को जो 1/k टाइम्स हुआ है, तो प्लेट के डेंसिटी पे k टाइम्स इंक्रीमेंट हो गई होगी। तो यहाँ पर भी 2-3 तरह के चार्जेस होंगे। तो यहाँ पर आपको x पॉइंट बताया गया है, यहाँ पर आपको y पॉइंट बताया गया है। और अगर आप x पॉइंट की बात करें तो आपको अगर मैं जूम व्यू दिखाऊं तो ये प्लेट है, प्लेट में आपके यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस लगे होंगे और साथ में ये जो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर हमने डाला है इस पे क्या आ चुके होंगे, नेगेटिव चार्जेस, इस पे क्या आ चुके होंगे, नेगेटिव चार्जेस। तो ये जो प्लेट की डेंसिटी है ये कितने टाइम्स हो गई होगी, k टाइम्स। क्यों, बिकॉज जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, मान लो इस जगह पर जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो क्या वोल्ट मेंटेन था, V वोल्ट्स मेंटेन था। और अभी भी ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब ये अंदर वाला पार्ट अभी भी प्लस से कनेक्टेड है, ये माइनस से कनेक्टेड है। तो अभी भी आप क्या बोल सकते हैं कि बैटरी अपने फील्ड को तो मेंटेन करना चाहेगा और फील्ड को मेंटेन करने के लिए इसे अपने चार्ज को भी k टाइम्स करना पड़ेगा, जिससे कि नेट फील्ड बिल्कुल पहले जैसे ही रहे। पहले जैसे मतलब जो फील्ड यहां पर है, जैसा फील्ड इस पे बन रहा था फ्री स्पेस पे, वैसा ही फील्ड यहां पर बनाने की कोशिश करेगा ये। अदरवाइज यहां पर ड्रॉप V नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से अगर जैसा फील्ड यहां पर बन रहा है वैसा ही फील्ड अगर यहां पर क्रिएट करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको समझना, वैसा ही फील्ड यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं सेम ड्रॉप चाहता हूं V का। तो बैटरी इस वजह से यहाँ के चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया होगा। कितने टाइम्स इंक्रीज कर दिया होगा, k टाइम्स इंक्रीज कर दिया होगा। और इसने इंड्यूस चार्जेस भी आ गए होंगे और इंड्यूस चार्जेस के आने के बाद आपका नेट फील्ड यहाँ पर कैसा बन रहा है, जैसा फ्री स्पेस पे था। तो नेट चार्ज आप क्या लिखोगे, इन दोनों का एडिशन। इस जगह पर जो नेट चार्ज बना हुआ है, इस जगह पर जो नेट चार्ज बना हुआ है वो इन दोनों का एडिशन है, ठीक है। तो जो नेट फील्ड आएगा वो इन दोनों के एडिशन की वजह से आएगा। और ये नेट फील्ड हम क्या चाहते हैं कि ये नेट पी ईपी के जैसा ही आए, मतलब जो यहाँ पर फ्री स्पेस में फील्ड है बिल्कुल वैसा ही आए, बिकॉज फ्री स्पेस में इस फील्ड के थ्रू आपको क्या ड्रॉप मिल रहा है, V का ड्रॉप मिल रहा है। और यहाँ पर भी आप नेट ड्रॉप V का ही चाहेंगे। बैटरी तब तक नहीं मानेगा चार्ज की डेंसिटी को, तब तक चेंज करेगा जब तक नेट फील्ड आपका V ही ना मेंटेन कर पाए, पोटेंशियल डिफरेंस V ही ना मेंटेन कर पाए। तो इस वजह से मैं यहाँ पर जो नेट चार्ज है, मतलब इस सिस्टम को ऐसा भी मान सकता हूँ कि यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हुए, और अगर नेट लिखूँ तो नेट चार्ज यहाँ पर जो है सिग्मा P, वैसा ही यहां पर सिग्मा नेट है। सिग्मा नेट क्या है, इन दोनों का एडिशन। सिग्मा नेट इन दोनों का एडिशन है। इस प्लेट में सिग्मा P से ज्यादा चार्ज है, सिग्मा P से ज्यादा चार्ज है x पे, सिग्मा P से ज्यादा चार्ज है x पे, बट नेट चार्ज इन दोनों का एडिशन अभी भी किसके इक्वल है, सिग्मा P के ही इक्वल है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और अगर ऐसा है कि नेट चार्ज अभी भी सिग्मा P मेंटेन है, तो इस वजह से फील्ड भी यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही होगा। तो अब आप जो इंड्यूस चार्जेस एंड ऑल हैं उनको भूल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और आप ऐसा मान सकते हैं कि ये पूरा सिग्मा P से बना हुआ एक स्फीयर है, ये माइनस सिग्मा P से बना हुआ एक स्फीयर है। तो आप यहाँ पर फील्ड को बिल्कुल जैसे दो स्फीयर पे यूनिफॉर्म मानते थे वैसा ही यूनिफॉर्म फील्ड बनेगा। मतलब यहाँ से यहाँ पर अगर आप देखें तो कैसा फील्ड बनेगा, K, और फिर यहाँ पर जो भी नेट चार्ज है, तो नेट चार्ज यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4πr² टाइम्स ऑफ सिग्मा P, 4πr² टाइम्स ऑफ सिग्मा P। सिग्मा P क्या है, जो फ्री स्पेस पे
सरफेस की चार्ज डेंसिटी थी, जो कि बाहर वाले स्पेस पे चार्ज की डेंसिटी है, दैट इज सिग्मा पी। और यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी प्लेट पे सिग्मा एक्स है, जो कि सिग्मा पी से ज़्यादा है, बट इंड्यूस होने की वजह से जो सिग्मा नेट है वो अब भी सिग्मा पी के इक्वल है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो k टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा पी और टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, दैट इज द फील्ड इन द स्पेस। और ये फील्ड बिल्कुल मैं ऐसा क्यों लिख पा रहा हूँ, बिकॉज जो नेट बन रहा है यहाँ पर वो बिल्कुल सिग्मा पी के इक्वल है। तो आप इस पूरे फिगर को ऐसा मान सकते हैं कि एक सिग्मा पी से चार्ज पूरा हर जगह लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस सिग्मा पी का चार्ज है, तो नॉर्मल स्फीयर की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ जो ड्रॉप आएगा सर, यहाँ से यहाँ जो ड्रॉप आएगा, क्या ये हम लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और वो ड्रॉप को हम किसके इक्वेट कर सकते हैं? v से, बिकॉज यहाँ पर तब तक ये v के बैटरी से लगा हुआ है तो ड्रॉप v मेंटेन होगा। तो यहाँ से ये फील्ड आ चुका है और E डॉट डी आर का इंटीग्रल करते हुए मैं ड्रॉप को v के साथ इक्वेट करूंगा और यहाँ से मैं सिग्मा p की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, जो कि y वाले पॉइंट पर होने वाली चार्ज डेंसिटी है। तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए मैं लिखूंगा k टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, k टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन, अच्छा k को भी ओपन कर लो यार, k को लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये किसी भी r पे फील्ड है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये मेरे पास स्फीयर है, मुझे पता है डाइलेक्ट्रिक वगैरह है, बट नेट फील्ड तो सिग्मा पी का ही बन रहा है। तो इस वजह से यहाँ से किसी r डिस्टेंस पे गए और यहाँ से डी आर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से डी आर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस छोटे से जगह पर ड्रॉप लिखना चाह रहा हूँ, तो डी आर मैंने आगे बढ़ा, तो ये हो गया E इस जगह पर डॉट डी आर, और इसका इंटीग्रेशन आप देख सकते हो किसके इक्वल होना चाहिए? पोटेंशियल ड्रॉप के। तो v माइनस जीरो लिख रहा हूँ। v माइनस जीरो क्यों? बिकॉज फील्ड ऐसा है, फील्ड ऐसा है और डी आर भी इसी डायरेक्शन पे है, तो E डॉट डी आर पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, इस वजह से v माइनस जीरो लिख रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक करना है? लिमिट्स मुझे करना है r से लेके 2r तक, r से लेके 2r तक मुझे लिमिट्स ले जाना है। तो यहाँ से अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, 4 पाई को आप कर लो कैंसिल, तो r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा -1 बाय आर, और जब मैं लिमिट्स रखूंगा तो 1 बाय 2r माइनस 1 बाय आर ना लिख के माइनस को हटाने के लिए 1 बाय आर माइनस 1 बाय 2r लिख रहा हूँ, मतलब 1 बाय आर माइनस 1 बाय 2r, और ये किसके इक्वल है? v के। तो यहाँ से अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो दिस इज 1 बाई 2r, तो 2 एप्सिलॉन नॉट v बाय r, दिस इज सिग्मा p। अच्छा, यहाँ पर सिग्मा पी मिसिंग था क्या? हाँ बिल्कुल मिसिंग है, बिकॉज दिस इज द चार्ज, दिस इज द सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डेंसिटी। तो बस ठीक है, यहाँ से हमने कुछ उस तरह से लिखा। तो ये मेरा चार्ज डेंसिटी आ गया है y पर, x पे चार्ज डेंसिटी k टाइम्स हो गया होगा इसके, और साथ में हमें जो पूछा गया है इस सवाल पे, पहले आप उसको देख लें, क्या क्या चार्ज डेंसिटी एट द पॉइंट y, तो 2 एप्सिलॉन नॉट v बाय r, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। और साथ में चार्ज डेंसिटी एट द पॉइंट x इज लेस देन द चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट y। अगर मैं आपको बताऊं तो x पे जो चार्ज, x किस पॉइंट को बोला गया? प्लेट के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है x। तो प्लेट की चार्ज डेंसिटी जो डाइलेक्ट्रिक के साथ है वहां पर ज्यादा है एज कंपेयर टू y। नेट इक्वल है ना, नेट इक्वल है, इंड्यूस को मिलाने के बाद चार्ज डेंसिटी तो प्लेट की ज्यादा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हुआ। ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत हुआ। इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज दिस। तो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इसकी बात करूं तो ई इंड्यूस के लिए मैंने आपको रिजल्ट निकाल के दिया था, आप यूज कर सकते हैं। तो ई इंड्यूस इज इक्वल्स टू k माइनस 1 टाइम्स ऑफ सिग्मा पी। ई इंड्यूस ऐसा ही लिख सकते हैं, इंड्यूस चार्ज आके ऐसा ही कुछ करता है। तो यहाँ से अगर k माइनस 1 और सिग्मा पी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ से मुझे ई इंड्यूस की वैल्यू मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो इंड्यूस में एक्स्ट्रा टर्म भी यहाँ पर कुछ आ चुका है, इस वजह से मैं इसे गलत लिख रहा हूँ। और लास्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट x एंड y इज सेम। नो, द चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स आर नॉट सेम, बट द इंक्लूडिंग द इंड्यूस चार्जेस एंड द चार्ज डेंसिटी एट x that will be equals to the charge density at y। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल सवाल था, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था, बट अच्छा सवाल है, बिल्कुल JEE एडवांस
के हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट लगता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारे नए वीडियोस मिलते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मुझे भी हेल्प हो और अच्छे बच्चों के साथ रीच आउट करने के लिए। तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।